हाय, गुड आफ्टरनून। हम लोग अपनी इस जजमेंट राइटिंग की जर्नी में अब लास्ट मुकाम तक पहुंच चुके हैं और आज हम देखेंगे कि हमने अपनी इस जर्नी में क्या क्या चीज़ें की और कैसे कैसे हमने सीखा कि हम जजमेंट कैसे लिखेंगे, प्लेंट राइटिंग कैसे करेंगे, डब्ल्यूएस कैसे लिखेंगे, इश्यूज कैसे फ्रेम करेंगे और चार्ज कैसे फ्रेम करेंगे। तो हम एक बार अपने इस कंक्लूडिंग सेशन में रिविजिट करते हैं अपनी पूरी यात्रा। जजमेंट राइटिंग में हमने सबसे पहले जाना जजमेंट होती क्या है। हमने क्लियर किया कि जजमेंट एक रीजेंट प्रोनाउंसमेंट है, एक जज के द्वारा किसी भी लीगल क्वेश्चन पर जो उसके सामने आर्ग्यू किया जाता है, यानी कि जजमेंट वही लिखेगा जिसके सामने आर्ग्यूमेंट होगी। अगर किसी जज के सामने आर्ग्यूमेंट हुई है और वो जज ट्रांसफर हो जाता है तो जो नया जज आएगा उसके सामने फिर से आर्ग्यूमेंट होगी। तो जजमेंट जो है वो एक तरह की रीजेंट प्रोनाउंसमेंट है जो एक जज करता है और वो उसके सामने आर्ग्यू किए हुए लीगल क्वेश्चन पर करता है। फिर हम देखें अगर तो डिक्शनरी मीनिंग जजमेंट का जो है वो भी यही है कि फाइनल डिटर्मिनेशन है ये कोर्ट का राइट्स एंड ड्यूटीज को डिसाइड करने के लिए। इंग्लिश लॉ के हिसाब से डिसीजन लॉर्ड्स ओपिनियन, आपने देखा होगा प्रेसिडेंशियल टाउन जब होते थे, जब कोर्ट बने थे इंग्लिश टाइम में, ब्रिटिश रीजन के टाइम पर, तो उन्हें लॉर्ड्स बोलते थे। लॉर्ड्स एट बार, लॉर्ड्स एट कोर्ट। तो लॉर्ड्स ओपिनियन को इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से लॉर्ड्स का जुडिशियल ओपिनियन जजमेंट है। अगर हमने ये बताया था अपनी इस जजमेंट की जर्नी में कि प्री रिक्विजिट्स क्या क्या है एक अच्छी जजमेंट की, हमें क्या क्या होना चाहिए अच्छी जजमेंट में। तो हमने बताया कि एक तो ये अल्टीमेट कंक्लूजन है और ये कहाँ से जाता है, फैक्ट से लेकर कंक्लूजन तक जाता है। किस प्रोसेस से, रीजनिंग के प्रोसेस से। फिर हमने बताया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फॉर द पार्टीज, क्योंकि उनके राइट्स डिसाइड होते हैं, लाइबिलिटी डिसाइड होती है, तो इट नीड्स टू बी रिटन विद मैच्योरिटी। फिर हमने बताया कि जजमेंट जो है वो एक्सप्रेस करती है सब्जेक्ट को और जज के माइंड को। तो गुड जजमेंट में क्लैरिटी, रीजनिंग और क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज भी होनी चाहिए। क्लैरिटी ऑफ ओपिनियन, क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज, ये दो इसके एस्पेक्ट हैं। जजमेंट जो है वो एक जज की पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती है और इंडियन जुडिशियल सिस्टम यानी जुडिशियल सिस्टम के माइंडसेट, उसके वो कितना कैलेवर है, वो किस तरह से राइट्स एंड ड्यूटीज डिसाइड कर रहा है, उस बात को भी डिसाइड करती है, रिफ्लेक्ट करती है। तो जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और हमें इसे बहुत ही ध्यान से लिखना है। जस्टिस मुखर्जी ने कहा है कि गुड जजमेंट का बेस है रीजनिंग, और जो रीजनिंग है वो सोल एंड स्पिरिट होती है गुड जजमेंट की। यानी कि रीजन के बिना हम, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है जो बिना रीजन के है, हम उसे जजमेंट कह ही नहीं सकते। तो इस तरह से हमने बहुत फास्टली ये देखा गाइडलाइंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या इशू की हुई है गुड जजमेंट के लिए, वो हम देखेंगे। ये बताया हमने कि अच्छी जजमेंट फैक्ट्स के जर्मेन से बाहर नहीं जाना चाहिए। जो आपका केस का फैक्ट्स है उसकी बाउंड्री के विदिन रहेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। उसमें आपने ओवरलोडिंग ऑफ जजमेंट नहीं करनी है, अपनी ज़्यादा नॉलेज ऑफ लॉ नहीं बतानी है, रिक्वायर्ड लॉ की जो नॉलेज है वो चाहिए। जजमेंट में जब हम अपनी अथॉरिटी को यूज करेंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को या किसी भी हायर कोर्ट की अथॉरिटी को, तो हम ध्यान रखेंगे रेशो डिसेंडाई का और ऑबिटर डिक्टा का। हमने वो जजमेंट यूज करना है जो प्रिंसिपल ले डाउन करता है ऑन द इश्यूज
referred before that. Otherwise, if it is an opinion passing through in the issue, then it would be obiter dicta, और वो हम follow नहीं करेंगे because that is not a precedent. तो इस तरह से जो गाइडलाइंस हैं वो बताती हैं कि कैसे हमें प्रोसीड करना है. लैंग्वेज रिटोरिक नहीं होनी चाहिए. इट शुड नॉट रिफ्लेक्ट ए कंट्राइव्ड एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द ऑथर यानी जज. हमारी जो जजमेंट जब कंक्लूड, आर्गुमेंट जब कंक्लूड हो जाता है तो आर्गुमेंट के बाद हमें जल्दी से जल्दी जजमेंट डिलीवर करनी है, ताकि कोई ये नहीं सोचे कि जजमेंट को रिजर्व क्यों रख रखा है. और प्रोविजंस भी ये कहते हैं कि आपको विद इन गिवन टाइम, नॉट बियॉन्ड 3 months, हमें जजमेंट को डिलीवर करना है. हमें जजमेंट लिखते समय उन सर्कमस्टांसेस को, उन ओपिनियन को अवॉइड करना है जिनसे पब्लिक सेंटिमेंट अफेक्ट होते हैं. हमें अपनी पर्सनल ओपिनियन उसमें नहीं देनी है. हमने ख्याल रखना है कि कोई ऐसी चीज नहीं आ जाए जजमेंट में जिससे कि कोई चीज परेशान करे. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज्ञानवापी केस है, या कहिए कि अयोध्या से रिलेटेड केस था, या कोई भी ऐसा केस जिसमें कि किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट का, किसी पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी का कोई पब्लिक सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है, तो हमें अपनी जरूरत से ज़्यादा ओपिनियन या सेंटिमेंट एक्सप्रेस नहीं करने हैं जजमेंट में. उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि जज जो होता है वो जस्टिस रेंडर करने के लिए आया है, पॉपुलैरिटी के लिए नहीं आया है. तो हमें जजमेंट लिखते समय ये ध्यान नहीं रखना है, ऐसा नहीं करना है कि हम अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कुछ भी लिखें, कुछ भी कहें जो कि उसमें रेलेवेंट है या नहीं है. तो जजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें हम पार्टीज के राइट और लायबिलिटीज डिसाइड कर रहे हैं. और हमें बहुत ध्यान रखना है ना तो हम फैक्ट से बाहर जाएं, ना हमारी लैंग्वेज रिटोरिक हो, ना हम अपना पब्लिक ओपिनियन ऐसा कोई ओपिनियन करें जिससे पब्लिक सेंटीमेंट अफेक्ट होता हो, ना बहुत ज़्यादा नॉलेज दिखाएं, ना ही बहुत ज़्यादा जो अब हम अथॉरिटी यूज करें तो हम उस अथॉरिटी को ध्यान से यूज करें, उसका कौन सा प्रिंसिपल हमारे इस पर लग रहा है और कौन सा नहीं लग रहा है. अगर हम कोई लीडिंग जजमेंट कर रहे हैं, लीडिंग जजमेंट की अथॉरिटी को यूज कर रहे हैं, तो हम ये देखें कि वेदर इट होल्ड्स गुड इवन टुडे. तो उसकी हमें पूरी की पूरी सीरीज भी देखनी होगी. जैसे शंकरी प्रसाद का केस है, अमेंडमेंट के लिए, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है. शंकरी प्रसाद से लेकर केशवानंद भारती तक का जो यात्रा है उसमें कोर्ट्स ओपिनियन कई बार चेंज हुआ और जो प्रिंसिपल्स हैं वो जो पहले ले डाउन किए वो ओवररूल हुए. तो हमें जब हम अथॉरिटी यूज करेंगे तो ये याद रखना है कि क्या जो अथॉरिटी हम यूज कर रहे हैं लीडिंग जजमेंट की वो आज भी होल्ड गुड करती है, यानी कि आज भी स्टैंड करती है. ये रेशो डिसेंडाई हमने बताया कि आपने अथॉरिटी यूज करते हुए रेशो डिसेंडाई का ही प्रिंसिपल प्रेसिडेंट मानना है, ऑबिटर डिक्टा को नहीं मानना है. रेशो डिसेंडाई क्या है ये हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं अपनी इस यात्रा में बहुत अच्छी तरह. बाइंडिंग इफेक्ट जो है आर्टिकल 141 का कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी हमने बताया. एक होता है जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है पार्लियामेंट की जो लॉ बनाता है, एक होती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लॉ बनाने की अथॉरिटी, वो अंडर आर्टिकल 141 है. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू डिक्लेयर लॉ एंड दैट इज ऑल्सो ए लॉ फॉर ऑल. All the courts are binding, all the courts are bound by that judge declared law. तो ये आर्टिकल 141 में उन्हें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली लेजिस्लेटिव पावर दी हुई है. और हमने ये आपको बताया है कि रीजन्स जो हैं वो हार्ट बीट ऑफ द जजमेंट होती है. कोई भी जजमेंट फैक्ट से कंक्लूजन तक जाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग. प्रोसीजर जो कि कोर्ट को ऑब्जर्व करना चाहिए जजमेंट लिखते हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसने बताया हुआ है. और ये सारी गाइडलाइंस, ये सारी की सारी प्रिंसिपल्स हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं और इसको हमें ध्यान रखना है. ऑब्जेक्ट ऑफ रीजनिंग क्या है, एक तो ये पता चलता है जज का माइंड क्या है, उसने क्यों डिसाइड किया ऐसा, एक पार्टी के फेवर में क्यों गया है. दूसरा, जब हायर कोर्ट में जाती है अपील या रिविजन तो जज के माइंड को पढ़ सकता है अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट कि जज ने ऐसा क्यों डिसीजन दिया है. दूसरा क्या है कि
रीजनिंग से हमें ये पता चलता है कि ऐसा डिसीजन क्यों हो जा रहा है, ताकि पार्टीज को ऐसा ना लगे कि जज बायस तो नहीं है। तो ये ट्रांसपेरेंसी के लिए भी जरूरी है, रूल ऑफ लॉ के लिए भी जरूरी है, आर्बिट्रेरीनेस को भी रोकती है। तो हम ये देखेंगे कि ये एक तरह की वैसे तो स्टोरी टेलिंग है जजमेंट, लेकिन इट गोज थ्रू सम प्रोसेस, और वो 3 प्रोसेस हैं, साइलोजिस्टिक प्रोसेस, इंपेरेटिव प्रोसेस एंड कंपैरेटिव प्रोसेस। तो आपने पहले ये देखना है कि क्या मटेरियल हमारे पास है, हमने उस मटेरियल को कैसे अप्लाई करना है लॉ के साथ, उसके बाद उसे इंपेरेटिवली चेक करना है, और उसके बाद इंट्यूटिवली जो सडनली जज को लगता है कि इसने किया है नहीं किया है वो देखना है। तो इस तरह से हम जब प्रोसेस पर जाते हैं तो हम ये, तो हमारी स्टोरी टेलिंग जो है वो वैसे बिल्कुल सीरियल से होनी चाहिए। ऐसा ना लगे कि मिड वे में हमने बीच में कोई चीज़ छोड़ दी है, कोई इशू को टेकअप किया, उसको पूरा आखिर तक ले जाना है, कंक्लूजन तक, और उस प्रोसेस से गुजरना है जो मैंने अभी बताया आपको 3 प्रोसेस यूज करते हुए। हम अगर देखेंगे तो सिविल प्रोसीजर कोड में, सिविल में जजमेंट लिखने का जो गाइडलाइंस हैं, जो फॉर्मेट है, वो ऑर्डर 20 रूल 4.2 में दे रखा है। ऑर्डर 20 में जजमेंट के बारे में सारा दे रखा है। 4.2 में स्पेसिफिकली लिख रखा है कि हमें जब जजमेंट लिखनी है तो हमें एक कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ केस लिखनी है, उसके बाद पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन लिखने हैं, फिर हमने डिसीजन लिखना है, और डिसीजन के लिए रीजन्स लिखना है। तो दिस इज गिवन इन दी प्रोविजन। तो आपको प्रोविजंस का ध्यान रखते हुए करना है। लैंग्वेज और कंटेंट जजमेंट का कैसा होना है वो मैं बता चुकी हूँ कि लैंग्वेज रिटोरिक नहीं होनी चाहिए, उसका जो प्रोसेस है वो क्लियरली स्प्लैट आउट होना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ ओपिनियन और क्लैरिटी ऑफ माइंड नजर आए, यानी कि जो आप सोच रहे हैं उसका एक्सप्रेशन भी वैसे ही क्लियर हो। अब हम देखेंगे कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में क्या फॉर्मेट है जजमेंट लिखने का, और ये सेक्शन 355 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लिखा हुआ है। हमें ये सारे के सारे डालने हैं ऊपर, और उसके बाद जजमेंट लिखना शुरू करना है। तो हमें लॉ को फॉलो करना है। तो हम देखेंगे कि केबी रामी रेड्डी वर्सेस प्रेमा में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया हुआ है कि डिक्लेरेशन हमें कैसे करना है जजमेंट का। एक जज की डिक्लेरेशन किसी भी इशू पर कैसी होती है, और वो उसके इंटेंशंस को भी बताती है कि क्यों जजमेंट हुई है, और उसके एक्सप्रेशन को भी बताती है, और ये बताती है कि हमें कैसे अपने कंक्लूजन को सपोर्ट करना है रीजंस के साथ। अगर हम देखें तो जजमेंट बेसिकली एक फाइनल रिजल्ट है एक कोर्ट का, जो कि मटेरियल बेस्ड होता है। कंक्लूजन अगर हम करें तो जजमेंट एक जज जस्टिस रेंडर करता है थ्रू इट्स डिसीजंस। डिसीजन मेकिंग कल्मिनेट होती है जिसमें कि रीजनिंग हार्ट एंड सोल है जुडिशियल प्रोसेस का। गुड जजमेंट्स जज की प्रेस्टीज को भी बढ़ाती है और सिस्टम की प्रेस्टीज, यानी जुडिशियल सिस्टम की भी प्रेस्टीज को। रॉन्ग जजमेंट, बैड जजमेंट अदरवाइज जज की प्रेस्टीज को भी घटाती है और सिस्टम की प्रेस्टीज को भी घटाती है। तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस इन राइटिंग जजमेंट। और जजमेंट सिर्फ वो नहीं होती जज की जो फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वेश्चन होता है, बल्कि जब वो एडजॉर्नमेंट करता है तब भी उसकी जजमेंट होती है। जब वो एविडेंस रिकॉर्ड करता है, वहाँ ऑब्जेक्शंस रिकॉर्ड करता है, ऑब्जेक्शन डिसाइड करता है, तब भी जज जजमेंट करता है। जब वो एप्लीकेशन कोई डिसाइड करता है तब भी वो जजमेंट करता है। तो ये जजमेंट के प्रिंसिपल उसके जज के हर एक प्रोसेस पर लगते हैं। जज decision making is not about writing a judgment only, nor does it begin when a judge starts hearing final argument. It pervades every stage of the case, in making interim orders, in framing issues or charges, in allowing or disallowing questions on the evidence, admitting or rejecting documents, hearing arguments, analyzing the material, reaching to a decision. तो जजमेंट खाली फाइनल कंक्लूजन ऑन इशू नहीं होता, बल्कि जजमेंट जज के हर एक कंडक्ट, हर एक ऑर्डर पर ये सारे प्रिंसिपल्स हमें अप्लाई करने हैं।
उस पर होता है। चाहे हम एप्लीकेशन डिसाइड कर रहे हैं, चाहे हम किसी के ऑब्जेक्शन डिसाइड कर रहे हैं, चाहे हम इंट्रीम ऑर्डर्स पास कर रहे हैं, एवरी स्टेज ऑफ द केस इज ए जजमेंट ऑफ ए जज एंड जज हैज टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स। अगर हम बेसिक रूल्स देखें जजमेंट के, तो बेसिक रूल्स ये हैं कि रीजनिंग शुड बी इंटेलिजिबल एंड लॉजिकल। रीजनिंग इज ए बेस फॉर द जजमेंट। क्लैरिटी एंड प्रेसिजन शुड बी द गोल। हमने बहुत क्लैरिटी रखनी है, लेकिन ब्रीफ करना है, हमने उसे वॉल्यूमस डॉक्यूमेंट नहीं बनाना है। यूज ऑफ स्ट्रेंज और डिफिकल्ट वर्ड्स को अवॉइड करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज को भी अवॉइड करना है, जज की पर्सनल नॉलेज को जजमेंट में नहीं डालना है, फाइंडिंग्स एंड डायरेक्शंस प्रेसाइज और स्पेसिफिक होनी चाहिए। वाइल एक्सरसाइजिंग अपीलेट और डिविजनल जुरिडिक्शन, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम पर्सनल कमेंट्स नहीं करेंगे, राइट। मैंने आपको अभी बताया था और मैं कई बार बता चुकी हूँ ड्यूरिंग दिस जर्नी कि अपीलेट जजमेंट भी जुडिशरी के पेपर में लिखने को आती है, पर्टिकुलरली दिल्ली में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ओरिजिनल जुरिडिक्शन पर जो जजमेंट है वो तो आती ही है डिसाइड करने को, बल्कि अपील में जो गया है कन्विक्शन के अगेंस्ट या एक्यूटल के अगेंस्ट, वो जजमेंट भी लिखने को आती है। तो अपीलेट एक्सरसाइज करते हुए या रिविजनल जुरिडिक्शन करते हुए अननेसेसरी क्रिटिसिज्म ऑफ द ट्रायल कोर्ट नहीं करना है, उसको अवॉइड करना है। सो इसके साथ हमने आपको ये सारे बेसिक रूल बता दिए थे, और अब हम देखेंगे कि हमने इस यात्रा में जब आपको केस स्टडीज कराई तो हमने कैसे प्रोसीड किया और किस केस में हमने कैसे कैसे सीखा जजमेंट राइटिंग की स्किल को, प्लेन राइटिंग की स्किल को, डब्ल्यूएस राइटिंग को, और क्या क्या उसका फॉर्मेट है, क्या क्या चीज़ें हमने उसमें देखनी है। तो हम अब ध्यान देंगे, हमने जजमेंट राइटिंग में क्या क्या चीज़ें हैं ये हमने अभी पीपीटी के थ्रू देखा, और हमने जजमेंट राइटिंग में जब अपनी प्रैक्टिकल क्लास में आए तो हमने प्रैक्टिकल क्लास के अंदर सबसे पहले जो केस स्टडी ली है क्रिमिनल कोर्ट की, वो है केस स्टडी 1। हमने जब केस स्टडी 1 ली तो इट वॉज ए थेफ्ट केस। एक नेकलेस चोरी हुआ, बिजनेस राइवल को अक्यूज माना गया, वो उसके अपने दोस्त के बिजनेस राइवल के भोज पर गया था, वहाँ ये डिक्लेयर हुआ कि उसकी वाइफ का नेकलेस चोरी हो गया है और वो अक्यूज की जेब से निकला। हमने इस फैक्ट्स पर चार्ज फ्रेम किया। पहले चार्ज फ्रेम करने से पहले हमने आपको क्लियर किया कि हम ये देखेंगे कि जुरिडिक्शन किसकी बनती है, क्रिमिनल कोर्ट में किस कोर्ट की जुरिडिक्शन बनेगी। इसको शेड्यूल 1 से देखते हैं, सीआरपीसी के शेड्यूल 1 से। द केस इज ट्राइबल बाय विच कोर्ट, वेदर इट इज ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट और इट इज ट्राइबल बाय द सेशन जज। तो हमने ये पाया कि क्योंकि ये ऑफेंस 380-411 का था, चार्जेस 380-411 के थे, तो जुरिडिक्शन किसकी बनती है, जेएम फर्स्ट की। और उसके बाद हमने आपको फॉर्मेट बताते हुए बताया कि किस तरह से ये चार्ज हैंड ओवर किए जाते हैं, एक्सप्लेन किए जाते हैं अक्यूज को उसकी लैंग्वेज में, और उसके बाद उसे समझाया जाता है कि आपने इस चार्ज को समझ लिया, और उसके बाद उसकी प्ली रिकॉर्ड की जाती है, वेदर यू प्लीड गिल्टी और नॉट। इफ अक्यूज प्लीड गिल्टी, प्लीड्स गिल्टी, देन डिस्पोजल ऑफ द केस देयर एंड देन हो जाता है, और अगर वो प्लीड नॉट गिल्टी करता है तो ट्रायल कमेंस होता है। हमने इसी में अपनी जजमेंट राइटिंग की, और हमने जो आपको अभी बताया है कि 355 में, सेक्शन 355 में जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो फॉर्मेट हमें जजमेंट राइटिंग में लिखना है। ये फॉर्मेट हमने पूरा भरा हुआ है। सबसे ऊपर इसमें वही जुरिडिक्शन, केस का नाम, स्टेट वर्सेस
और उसके बाद हमने एफआईआर नंबर और ये किया है, उसके बाद सीरियल नंबर, ये जो सारा फॉर्मेट हमारा 355 में दे रखा है वो हमने डाला है पहले। इस फॉर्मेट के बाद हमने आगे अटेंडेंस लगाई, उसके बाद हमने जजमेंट लिखनी शुरू की, और जजमेंट में हमने आपको बताया था कि वहाँ पे क्या करना है, हमें पहले फैक्ट्स देने हैं। पहले पैराग्राफ में हमारा फैक्ट्स आएंगे, दूसरे पैराग्राफ में इन्वेस्टिगेशन आएगा, तीसरे पैराग्राफ में चार्जशीट फाइल हुई है और चार्जेस फ्रेम हुए हैं, चौथे पैराग्राफ में अगर वो प्लीड नॉट गिल्टी कर रहा है तो प्रोसिक्यूशन का केस क्या है, प्रोसिक्यूशन की गवाही आएगी, और उसके गवाही के बाद हमने क्या चार्जेस फ्रेम किए हैं उसके इंग्रेडिएंट्स आएंगे, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, और उसके बाद हम एविडेंस के साथ देखेंगे कि कैसे हमने कंक्लूजन पे पहुंचे अबाउट द गिल्ट ऑफ द अक्यूज। आर्ग्यूमेंट्स एड्रेस होने के बाद यहाँ पर पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन देखे, और पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन के बाद हम ये पाया हमने कि अक्यूज कन्विक्टेड हुआ दोनों ऑफेंसेज में। यहाँ पर हम ये लिखते हैं कि अक्यूज के पास एक राइट ऑफ अपील है इस ऑर्डर के खिलाफ, और उसके बाद हम जाते हैं ऑर्डर ऑन सेंटेंस के लिए। ऑर्डर ऑन सेंटेंस में हमने यहाँ पर आर्गुमेंट सुने, और उसके बाद हमने बताया कि प्रिंसिपल्स ऑफ पनिशमेंट क्या है, फिलॉसफी ऑफ पनिशमेंट क्या कहती है, और उसके बाद हमने जो कन्विक्शन की वो उसको पूरा मौका देने के बाद की। और हमने इस केस में बताया कि सेंटेंस किया है उसको 2 साल के लिए और 10,000 रुपये फाइन। इसी तरह से दूसरा जो ऑफेंस था 379 में, 380 में और फिर 411 में, ये सेंटेंस करने के बाद हमने वही किया कि राइट ऑफ अपील है, एक कंपनसेशन भी उसे दिया है, और डिलीवर्ड ओ इन ओपन कोर्ट, ये सब हमें लिखना है। फिर हमने इसी वाले केस में आपको एक चीज बताई कि अगर कोई ऐसी पनिशमेंट है जो कि मजिस्ट्रेट के कॉम्पिटेंस में नहीं आती है तो वो उसे जजमेंट करने के बाद एक ऑर्डर करेगा मजिस्ट्रेट कि मेरे कॉम्पिटेंस में इसका सेंटेंस नहीं आता है, और वो उसे सीजेएम को भेजेगा। और अगर मान लीजिए पनिशमेंट उससे भी ज़्यादा की है तो वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि वो सेशंस में जाएगा। तो वो ऑर्डर भी हमने आप समझाया कि हमें ये ध्यान देना है इस पर। इसके बाद हमने यही केस हमने, क्योंकि ज़्यादातर स्टेट्स में दिल्ली के बाहर जुडिशियल एस्पिरेंट्स हिंदी में भी ऑप्ट करते हैं लैंग्वेज, इसलिए हमने इस वाले कोर्स में बाइलिंगुअल रखा हुआ है, और जो चीज़ हमने अभी आपको इंग्लिश में दिखाई है उसी को हमने हिंदी में भी कन्वर्ट किया है, सेम केस स्टडी इन हिंदी। अब इसके बाद हमने एक और सेकंड केस स्टडी ली, केस स्टडी नंबर 2। केस स्टडी नंबर 2 जब हमने ली तो हमने वो लिया रेप और मर्डर का केस। एक 14 साल की बालिका, एक 14 साल की लड़की जो अपने घर में पढ़ाई कर रही थी, उसके घर में 2 मजदूर दीनू और कल्लू काम कर रहे थे। उन दोनों मजदूरों ने उसको अकेला पाकर उस पर अटैक किया, उसका रेप किया, उसकी बॉडी को डंप किया एक बोरे में, और उस बोरे को ले जाकर उन्होंने पास के सेप्टिक टैंक में डाल दिया। दीज वर दी फैक्ट्स ऑफ द केस। और जब हमने ये किया, ये वाली केस स्टडी की, तो हमने सारा डिस्कशन किया कि इसमें पॉक्सो लगता है और हमें कैसे चार्ज फ्रेम करना है। तो हमने इसके बाद इस केस स्टडी में चार्ज फ्रेम किया, और हमने देखा क्योंकि ये केस 6 पॉक्सो और बाकी ऑफेंसेस के अंडर आता है, तो ये सेशंस कोर्ट में जाएगा, और वो सेशंस कोर्ट जो होगी उसमें हमें चार्ज के वक्त लिखना है पॉक्सो। ये देखिए
जब हम कोर्ट लिखेंगे तो एडिशनल सेशन जज और उसका नंबर लिखेंगे, क्योंकि उस कोर्ट का नंबर होगा उसकी पोस्ट का, और ये पॉक्सो जरूर लिखना है हमें। और हम यहाँ पर जब ये लिखेंगे, दिस इज द फॉर्मेट, यहाँ पर हमने केस की यूआईडी नंबर करनी है, ये करना है एफआईआर नंबर, और हमने ये सारे ऑफेंसेस जिनमें इसके ऊपर केस बन रहा है वो यहाँ पर लिखने हैं, और उसके बाद हमने इसका नाम लिखना है, डेट लिखनी है, और इस फॉर्मेट के साथ हम आगे जाएंगे। तो हम ये देखेंगे कि हमने जब चार्ज फ्रेम किया है तो ये चार्ज कितने सारे ऑफेंसेज में फ्रेम हुआ, उसका हर एक एक पैराग्राफ अलग अलग लिखेंगे, और लास्ट में हम पूछेंगे अक्यूज को, क्योंकि ये ज्वाइंट चार्ज है, दोनों अक्यूज का एक साथ लगा है, उसको हम पूछेंगे कि क्या तुम लोगों को इस कोर्ट में डायरेक्ट किया जाता है कि तुम लोगों को इन ऑफेंसेज में ट्राई किया जाए, राइट। फिर यहाँ पर कोर्ट का नाम आएगा, यहाँ पर फिर इन चार्जेज को रेड ओवर किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, ये हमने आपको सारे प्रोविजंस बताए थे जो सीआरपीसी में लिखे हुए हैं, उसकी लैंग्वेज में जो वो अक्यूज जानते हैं। उसके बाद उनसे पूछा जाएगा कि क्या आपने चार्ज को समझ लिया है, डू यू अक्यूज सो एंड सो अंडरस्टैंड द चार्ज, और जब उसका आंसर आ जाएगा यस, तब हम उसको कहेंगे कि क्या आप गिल्टी मानते हैं अपने आप को, अपना प्री रिकॉर्ड कराइए, या आप ट्रायल क्लेम करते हैं। तो दोनों अक्यूज से पूछा गया है, और उसके बाद ये हुआ, उन्होंने क्योंकि प्लीड नॉट गिल्टी किया तो ट्रायल चला, और ट्रायल चलने के बाद हम देखेंगे कि हमने इसके बाद जजमेंट रिकॉर्ड की है, और जजमेंट का फॉर्मेट यहाँ सेशंस का इस तरह का है, यहाँ पर वही सेशंस कोर्ट, यहाँ पर इनका स्टेट वर्सेस सो एंड सो इनका नाम आएगा, ऊपर ऑफेंसेज आए, यहाँ डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन आएगी, जजमेंट कब रिजर्व की तब आएगी, जजमेंट डिलीवर कब हुई, ऑर्डर और जजमेंट क्या है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। ये फॉर्मेट है जो कि प्रोविजंस में प्रोवाइडेड है, और इसके बाद हमने जजमेंट की और ये बताया कि जजमेंट का फॉर्मेट क्या है। हमने आपको पहले केस में ही बता दिया था कि जजमेंट में क्या लिखना है, सेशंस कोर्ट हो या मजिस्ट्रियल कोर्ट हो, जजमेंट लिखने का फॉर्मेट सेम है। हम पहले पैराग्राफ में फैक्ट्स बताएंगे, दूसरे पैराग्राफ में इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ वो बताएंगे, तीसरे पैराग्राफ में चार्जशीट फाइल हुई किस ऑफेंस में वो बताएंगे, चौथे पैराग्राफ में चार्जेस क्या फ्रेम हुए किस सेक्शन में, और उसने प्ली क्या रिकॉर्ड किया वो करेंगे। पांचवें पैराग्राफ में हम बताएंगे प्रोसिक्यूशन ने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पेश किए, क्या क्या गवाह पेश किए। उसके बाद हम बताएंगे कि पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि प्रोसिक्यूशन ने अपने केस को प्रूव करने के लिए ऑकुलर एविडेंस कैसे दिया और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैसे दिया, और उसने उस पॉइंट को प्रूव करने के लिए क्या क्या आर्गुमेंट्स दिए, और कैसे उसने ब्लेंडिंग की, फैक्ट्स की, एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स की और डॉक्यूमेंट्स की, राइट। तो ये सब करने के बाद हमने ये जजमेंट को राइट किया, और इसको करने के बाद हमने जैसा पहले वाली केस स्टडी में किया था कन्विक्शन के बाद, उसमें हमने ऑर्डर ऑन सेंटेंस किया, सेंटेंस पर हियरिंग की, और सेंटेंस पर हियरिंग करने के बाद ऑर्डर ऑन सेंटेंस किया। दिस इज ऑर्डर ऑन सेंटेंस। ऑर्डर ऑन सेंटेंस में हम शुरू में लिखेंगे कि हमने उस जजमेंट से ऐसे किया है, और कन्विक्शन की है किस किस ऑफेंसेज में की है, और उसके बाद हम वही सुनवाई करेंगे। इसमें सबसे पहले हम अक्यूज को सुनेंगे, देखिए हर्ड ऑन द पॉइंट ऑफ सेंटेंस, हमारा इसमें पहला पैराग्राफ आएगा जिसमें हम लिखेंगे कि कन्विक्ट दिनों ने क्या बोला है, उसके इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस क्या क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि अगले ने क्या बोला है, स्टेट क्या बोलना चाहता है, स्टेट ने कहा रेस्ट ऑफ डेयर केस में आता है इसको कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए। फिर सेंटेंस के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या प्रिंसिपल्स ले डाउन किए हुए हैं वो हमने टेकअप किए, और उसके बाद हमने देखा कि हमने क्या सेंटेंस किया है। इसमें एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए उसे पनिश किया गया है लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 2 लाख रुपए फाइन, और मर्डर के लिए 302 में भी उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है। इस तरह से हमने इस केस स्टडी को किया, और
यही सेम जजमेंट हिंदी में भी लिखी गई है और इसका चार्ज भी, आरोप पत्र भी बनाया गया है हिंदी में, हिंदी लैंग्वेज में, और उसके बाद इसकी जजमेंट भी हिंदी में की गई है। हमने क्रिमिनल की 2 केस स्टडी लेने के बाद, चार्ज फ्रेमिंग करने के बाद, जजमेंट लिखने के बाद, ऑर्डर एंड सेंटेंस करने के बाद हम सिविल कोर्ट में आए और सिविल कोर्ट में हमने केस स्टडी ली। केस स्टडी 1, केस स्टडी 1 जो ये कहती है, केस स्टडी 1 हमारी थी, केस स्टडी हमारी थी, केस स्टडी 1 जो हमारी है वो है प्लेंटिफ ए, सिविल केस की हमारी केस स्टडी 1 है। प्लेंटिफ ऑनर है एक घर का, इसके एक पोर्शन में डिफेंडेंट बी रहता है किराएदार की तरह, और डिफेंडेंट ने रेंट पे नहीं किया है फॉर लास्ट 10 months। ऑन दिस वेरी ग्राउंड द प्लेंटिफ वांट्स टू गेट हिज हाउस वेकेटेड और टू रिकवर द एरियर्स ऑफ रेंट। ऑन द अबव नोटेड फैक्ट हमें क्या क्या काम करना था? हमें करना था ड्राफ्ट ए प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज एंड देन राइटिंग ए जजमेंट। राइट, मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पर कि ये केस स्टडी जो हमने अपने क्रैश कोर्स में ली, ये केस स्टडी यूपीपीसीएस मेंस में एज इट इज बिना फुल स्टॉप कोमा के चेंज किए उस पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 में आई, और वो जो बच्चे जिन्होंने ये कोर्स ज्वाइन किया था उन्हें इस केस के ऊपर पूरी की पूरी स्किल, पूरी की पूरी इंटेलिजेंस और पूरी की पूरी राइटिंग की क्षमता उनके पास थी, और उन्होंने बड़े प्यार से, बड़े आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और उन्हें फायदा मिला उसका। तो ये केस स्टडी हमने अपने क्रैश कोर्स में ली थी और हमने उसके बाद इसमें बताया था कि हम सबसे पहले जुरिडिक्शन देखेंगे, जैसे कि क्रिमिनल में देखी थी हमने, हमारे किस कोर्ट की पिक्यूलरी और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन बनती है। उसके बाद पार्टीज के नाम लिखेंगे, उनके सामने प्लेंटिफ और डिफेंडेंट लिखेंगे, और उसके बाद हमने ये प्लेंट राइटिंग की। प्लेंट राइटिंग में हमने आपको बताया था कि प्लेंट राइटिंग में जो पहले 5 पैराग्राफ होते हैं, 5-6 पैराग्राफ, वो फैक्ट्स पर डिपेंड करते हैं, पॉइंट इन इशू, और जो बाकी के पैराग्राफ हैं वो लीगल होते हैं, और लीगल में हमें 4 चीज़ों का ध्यान रखना है: कॉज ऑफ एक्शन, जुरिडिक्शन, कोर्ट फीस एंड लिमिटेशन, और कोर्ट फीस के साथ हम वैल्यूएशन ऑफ द सूट भी देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमने इस प्लेंट को बनाया, और बाद में हम 10 पैराग्राफ के बाद अपनी प्लेंटिफ प्रेयर करता है, और प्रेयर में वो लिखता है कि उसे क्या चाहिए। ये उसकी प्रेयर है जो हमने की, और प्रेयर के बाद वो लास्ट में वेरिफिकेशन डालता है। प्लेंटिफ ये कहता है, क्योंकि ये प्लेंटिफ की चिट्ठी है कोर्ट को, कि मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ ये मैं इसे ऑन करता हूँ, ये मैंने पूरी की पूरी मेरी जानकारी से रिलेटेड है, और जो पैराग्राफ लीगल से रिलेटेड है वो मेरी लीगल गाइडेंस जो मेरे को वकील साहब ने दी है उस पर बेस है। I, the plaintiff A, hereby declare that the contents of paras 1 to 6 are true to best of my knowledge and belief, and paras 7 to 10 are written as per the legal advice of the council। और ये वेरीफाई किया है फला फला जगह पर, और फिर प्लेंटिफ अपना नाम लिखता है थ्रू काउंसिल, और इसके बाद हमने आपको बताया कि उसे एफिडेविट भी देना है। वो हर प्लेंट के साथ एफिडेविट लगाएगा, प्लेंट के साथ उसे अपना एफिडेविट लगाना है, और एफिडेविट में प्लेंटिफ लिखेगा कि मैं डिक्लेयर करता हूँ, सोलेमली अफर्म करता हूँ कि मैं प्लेंटिफ हूँ और पूरी तरह से फैक्ट्स को जानता हूँ, और जो सारे फैक्ट्स हैं वो मेरे बहुत ही मेरी पर्सनल नॉलेज पर है, और मेरे वकील साहब ने जो मुझे बताया है लीगल नॉलेज पर आधारित है, और सारी की सारी चीज़ें मैं फुल्ली कन्वर्सेंट हूँ, और मैंने कुछ भी छिपाया नहीं है, सब चीज़ ट्रूथ बताई है। इसके बाद हमने WS राइटिंग किया, और WS राइटिंग में जो WS राइटिंग है उसमें डिफेंडेंट स्पेसिफिक जवाब देता है, हर एक चीज का स्पेसिफिक आंसर है, उसका स्पेसिफिक डिनायल है। अगर उसे कोई नए फैक्ट्स लाने हैं तो उसे वहीं पे बताने पड़ेंगे, और वो अपने
पैरा वाइज आंसर करेगा और लीगल क्वेश्चंस का जो उसे आंसर करना है वो भी वो लीगल क्वेश्चंस के पैरा में करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा लीगल क्वेश्चन है जो प्रिलिमिनरी इशू की तरह फ्रेम हो सकता है, प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो उसको वो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन की तरह भी डाल सकता है और फिर वो रिप्लाई ऑन मेरिट्स उसके बाद करेगा, ताकि अगर केस प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन पर डिसाइड हो सकता है तो वो प्रिलिमिनरी इशू बनाया जाएगा और उस पर डिसाइड हो सकता है। तो ये रिटन स्टेटमेंट लिखते हुए ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये हमने किया। और अब हम उसके बाद गए हैं जजमेंट पर। ये भी एफिडेविट देगा डिफेंडेंट भी, और उसके बाद सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। और सेटलमेंट ऑफ इश्यूज में हम ये देखेंगे प्लेंटिव जो चीज़ कह रहा है, अगर वो उसका इशू फ्रेम हो रहा है, जैसे कि क्या प्लेंटिव एंटाइटल्ड है एरियर्स ऑफ रेंट के लिए, तो उसका ऑनर्स जिस पर होगा, यहाँ हमें ओपीपी या ओपीडी लिखना है। ऑनर्स ऑफ प्रूफ इज ऑन द प्लेंटिव, ऑनर्स ऑफ प्रूफ इज ऑन द डिफेंडेंट। तो जो जो असर्ट करेगा, एविडेंस एक्ट में क्या कहते हैं, जो भी पार्टी जिस बात को असर्ट करती है उसी चीज को उसे ही प्रूव करना पड़ता। तो यहाँ हमें इश्यूज में ऑनर्स ऑफ प्रूफ भी डालना है। और इसके बाद हमने जजमेंट कराई। जजमेंट का जो फॉर्मेट है ऑर्डर 20 में दे रखा है सीपीसी में, वो फॉर्मेट को ध्यान रखते हुए हमने करना है। और यहाँ भी हम टाइटल करेंगे, ऊपर कोर्ट का नाम करेंगे, पार्टीज का नाम करेंगे, और यहाँ डेट लिखेंगे जजमेंट की, यहाँ लिखेंगे जजमेंट कब रिजर्व हुई है और जजमेंट कब डिलीवर हुई है, और इसके साथ हम जजमेंट लिखेंगे। जजमेंट का जो सिविल का फॉर्मेट है वो हमने आपको बताया कि जजमेंट के सिविल के फॉर्मेट में पहले पैराग्राफ में प्लेंटिफ ने प्लेंट में क्या कह रखा है वो लिखना है, दूसरे पैराग्राफ में डिफेंडेंट ने अपने रिटन स्टेटमेंट में क्या लिखा है, क्या कहना है वो लिखना है, और उसके बाद उनके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, उन्होंने क्या क्या एग्जिबिट किए हैं वो एग्जिबिट के साथ डालने हैं वो डॉक्यूमेंट। उसके बाद हम पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन यानी कि इश्यूज डालेंगे, इश्यूज में किसके ऊपर क्या होना है वो डालेंगे। उसके बाद हम डिस्टिंक्ट इश्यूज में डिस्टिंक्ट डिटर्मिनेशन देंगे। जजमेंट क्या कहती है, जजमेंट का ऑर्डर 20 क्या कहता है कि हर एक इशू पर आपको अलग से डिटर्मिनेशन करना है अनटिल एंड अनलेस 2 या 3 इशू एक ही चीज से डिसाइड हो रहे हैं। तो अब आप ये देखेंगे कि हमने जब जजमेंट की है तो जजमेंट के पहले पैराग्राफ में हमने ब्रीफ रिव्यू में दिया है फैक्ट्स का, जो कि प्लेंटिफ का केस है। प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट में दे रखा है, उसने जो सारी बातें कही वो हमने लिख दिया। उसके बाद हम सेकंड पैराग्राफ में जाएंगे। सो सेकंड पैराग्राफ डिफेंडेंट क्या कह रहा है उस पर आता है। ये देखिए डिफेंडेंट अपने रिटन स्टेटमेंट में क्या कहना चाह रहा है, ये डिफेंडेंट कह रहा है। उसके बाद प्लेंटिफ ने क्या क्या डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं। इस केस में डिफेंडेंट ने कोई डॉक्यूमेंट फाइल नहीं किए थे, तो डिफेंडेंट के डॉक्यूमेंट यहाँ नहीं आए हैं और एग्जिबिट के साथ आने हैं। डिस्प्यूटेड फैक्ट्स पर, हमारी प्लीडिंग्स पर, दोनों पार्टी की प्लीडिंग पर क्या क्या इश्यूज फ्रेम हुए वो हमने डाले हैं। ऑनर्स किस पर डाला हुआ है वो डाला गया है। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ इश्यूज हमने एक एक कैसे किए हैं ये डाला है। और जैसे जैसे ये इश्यूज डिटर्मिन होते जाएंगे हमारा सूट कंक्लूजन तक चलता जाएगा और हम फाइनल डिटर्मिनेशन देंगे। सेकंड इशू पर हमारा ऑनर्स किस पर था और उसने कैसे प्रूव किया है, थर्ड इशू कैसे डिसाइड हुआ है। इस तरह से हम 1 बाय 1 इश्यूज पर चलते जाएंगे और लास्ट के जो इश्यूज हैं उन पर हमने क्या दिया है, और लास्ट में हमारा आता है रिलीफ या कंक्लूजन। तो सिविल की जजमेंट क्रिमिनल की जजमेंट से थोड़ी सी आसान है लिखनी। क्रिमिनल की जजमेंट में आपको सारे आर्गूमेंट, सारा एविडेंस जो प्रोसिक्यूशन ने दिया है ऑफेंस वाइज वो करना है। और अगर रेप और मर्डर का केस है तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाता है वो, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन भी उसमें ज़्यादा है, डॉक्यूमेंट्स भी ज़्यादा हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी ज़्यादा हैं, उसकी लाइफ और लिबर्टी का सवाल है। और यहाँ पर हम राइट्स डिटरमिन करते हैं पार्टीज का। तो यहाँ पर हम जब जजमेंट लिखते हैं तो पहले पैराग्राफ में हम प्लेंट को बेसिकली कॉपी करते हैं, जो प्लेंट में वो कह रहा है, बट थर्ड टेंस में डब्ल्यूएस को जो डिफेंडेंट का है क्योंकि उसका स्टैंड डब्ल्यूएस में है वो कॉपी करते हैं। उसके बाद हम उनके डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं, डॉक्यूमेंट्स का एग्जिबिट डालते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसके बाद हम पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन यानी कि इश्यूज लिखते हैं, इश्यूज में ऑनर्स किस पर लिखा है वो लिखते हैं। और उसके बाद
एक एक इशू को टेकअप करते हैं और उसको डिटरमिन करते हैं। तो इस तरह से हमने ये केस स्टडी की और इसके बाद हमने इसको हिंदी में भी किया है, हिंदी लैंग्वेज में, बिल्कुल जैसे वो वाली क्रिमिनल की जजमेंट की थी। और इसके बाद हमने कंक्लूड किया और केस स्टडी नंबर 4 हमारी लैब में, हमारी जजमेंट लैब में स्टूडेंट्स को दी गई थी और स्टूडेंट्स ने अपनी स्किल को दिखाया था कि उन्होंने कितना अच्छा समझ लिया है। और ज़्यादातर स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उन्होंने जो हमारे को लिख कर भेजा उसमें मामूली इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, वो हमने बताई। और वो केस स्टडी बेसिकली होमवर्क था और उसको उनके रिकॉर्ड के साथ रखा गया है जिन बच्चों ने इसको ठीक से समझा। और उन्हें साथ में हमने बधाई भी दी क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से उसको परफॉर्म किया केस स्टडी नंबर 4 को, सिविल की। और उसका फ़ायदा उन्हें मेंस के एग्ज़ाम में मिला। जो मेंस के एग्ज़ाम में पेश हो रहे थे, जो सिविल के जो यूपी पीसीएस मेंस में गए थे, क्योंकि केस स्टडी 1 तो उनका कराया हुआ आ गया था और उन्हें अच्छी तरह से आ चुका था तब तक कि कैसे लिखना है, तो एक तरह से उनको इस कोर्स का फ़ायदा मिला। तो ये है हमारी कंप्लीट यात्रा जो हमने जजमेंट राइटिंग में की 20 मार्च से 20 मई तक। हम इस कंप्लीट यात्रा को, जो भी हमारी जजमेंट राइटिंग की है, पेश कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स मेंस में पास होकर अपना प्लेस, अपना स्थान इंडियन जुडिशियल सिस्टम में ज्वाइन करके पाना चाहते हैं। और वो बच्चे इस पूरे के पूरे कोर्स से बेनिफिट ले सकते हैं, बेनिफिट लेते रहें। और कोई भी क्वेरी या डिफ़िकल्टी है उसके लिए दे कैन आस्क इन द डिफ़िकल्टी क्लास बाय फिक्सिंग एन अपॉइंटमेंट। सो इसके साथ सबको शुभकामनाएं देते हुए कि सभी जो बच्चे एस्पायर करते हैं कि वो जुडिशरी में आए, वो ज्वाइन कर सकें, पास हो सकें, सक्सेस पा सकें और इंडियन जुडिशियल सिस्टम में जज बन के देश की सेवा कर सकें। थैंक यू।